हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगीड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बड़े क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैंने छोटे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो में 50 लाइक हो जाएंगे तो मैं बड़े क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और खुशी की बात यह है कि उस वीडियो में 2 घंटे के अंदर ही 50 से ज़्यादा लाइक हो गए और अब तक उस वीडियो को 300 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और वो वीडियो लगातार देखी जा रही है ना। अगर आपने भी नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना। उसके बाद हम बात करेंगे इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के टॉप 6 क्वेश्चंस के बारे में जिनके इस एग्जाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। ऑप्टिक्स के ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। पहले हम इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो कहीं इस वीडियो में जो 6 क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने 3 एक यूनिट से लिए हैं और 3 दूसरी यूनिट से लिए हैं। तो मुझे पता नहीं आपने कौन सी यूनिट पढ़ रखी है, कौन सी छोड़ रखी है। आपने जो भी यूनिट पढ़ रखी है 1 या 2 उसको आपको अच्छे से करना है और उसके अलावा ये जो 6 क्वेश्चंस हैं उनको आपको करना है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये 6 क्वेश्चन पहले कुछ 6 में से कुछ क्वेश्चन ऐसा लगे कि आप पहली बार ही देख रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे क्वेश्चन और उनके आंसर भी समझाऊंगा। आपको आंसर डायरेक्टली यहाँ से लिख लेना है अपनी कॉपी में या आप कहीं से भी आंसर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो करना जरूरी है। बाकी मैं पूरा यहाँ पे कराऊंगा, आपको क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहाँ लिखूंगा, उनसे आप आंसर आसानी से उतार सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा तो आप उनको 1 घंटे के अंदर ये पूरे 6 क्वेश्चन याद कर सकते हैं आसानी से और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, गिब्स मुक्त ऊर्जाओं को समझाइए। मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है। आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं इसको लिख के रिकॉर्ड करता वीडियो तो वीडियो कम से कम आधे घंटे की हो जाती है। उसको अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगता है और ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको अपलोड करने में 3 से 4 GB नेट खर्च हो जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आपके लिए तो फायदा ही है, आप डायरेक्टली आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिब्स मुक्त ऊर्जाओं को समझाइए। इसका जो ये डेरिवेशन है काफ़ी आसान है, केवल 2 की पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, जहाँ पे आपको फोकस करना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है तो। ठीक है, सबसे पहले गिब्स मुक्त ऊर्जाओं को समझाना है तो इसकी परिभाषा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। परिभाषा मैंने जो छोटे क्वेश्चन है उनमें बताया है। अगर किसी ने उस वीडियो को सीरियसली लिया है और उन क्वेश्चंस को लिखा है तो वो आसानी से यहाँ पे परिभाषा ऐड कर सकता है। परिभाषा क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा एक ऊष्मागतिकी विभव है जिसका उपयोग किसी निकाय द्वारा नियत ताप व दाब पर किए गए अधिकतम व्युत्क्रमणीय कार्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप भी याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। परिभाषा लिख दी हमने। उसके बाद यहाँ पे केवल ये छोटी सी कंडीशन लिखनी है। किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा एंट्रोपी और एंथैल्पी में निम्न संबंध होता है, G = H - Ts। ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है यदि स्थिर ताप T व दाब P पर प्रारंभिक अवस्था में मुक्त ऊर्जा G1 तथा अंतिम अवस्था में मुक्त ऊर्जा G2 है, तब प्रारंभिक अवस्था में क्या क्या कर दिया? 1 1 लगा दिया, अंतिम अवस्था में 2 2 लगा दिया। फिर क्या करना है? समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। G2 - G1 हो गया, H2 - H1 हो गया, T H2 - H1 हो गया और जहाँ ये 2 2 माइनस हो रहे हैं वहाँ डेल लगा दिया हमने। बस 2 की पॉइंट्स बता रहा था मैं। पहला की पॉइंट है ये, यहाँ पे ये सब तो अपने आप ही हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया इसमें। यहाँ पे ये याद रखना है, डेल्टा H बराबर क्या होता है? डेल्टा E + P del V। डेल्टा H बराबर में क्या होता है? डेल्टा E + P del V। इसको याद रखना है और इसका मान यहाँ पे रख देना है। डेल्टा H का मान रखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद याद रखना ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डेल्टा A = डेल्टा E - T del S। ये 2 की पॉइंट्स में बता रहा था, दोनों ये याद रखने। पूरे मान रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, डेल्टा G = डेल्टा A + P del V और डेल्टा A बराबर में क्या होता है? -W होता है और ये मान रख लिए। तो ये हमारे पास ये समीकरण आ गया। समझ में आया होगा। समझने जैसा कुछ नहीं है इसमें, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ एक स्थिति लिखनी है। कौन सी स्थिति? कि किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा एंट्रोपी और एंथैल्पी में ये संबंध होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये मानना है कि हम जानते हैं किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा एंट्रोपी और एंथैल्पी में निम्न संबंध होता है, G = H - Ts। यदि स्थिर ताप T व दाब P पर प्रारंभिक अवस्था में मुक्त ऊर्जा G1 है, अंतिम अवस्था में मुक्त ऊर्जा G2 है, तो कुछ नहीं है, प्रारंभिक में 1 1 लगा के लिख दिया इस समीकरण के आगे, अंतिम में 2 2 लगा के लिख दिया। 2 में से 1 को घटाना है, जहाँ जहाँ 2 आ रहे हैं वहाँ डेल लगा देना है ना। तो G2 - G1 डेल्टा G हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा H और T del S। 2 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन से डेल्टा H का मान रखना है और डेल्टा H इन दोनों में से 2 कंडीशन में भी अगर आप एक याद रख लोगे तो दूसरी अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा H का मान कुछ इस प्रकार आएगा कि उससे समीकरण 2 बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा H का मान क्या है? डेल्टा E + P del V। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये होता है, डेल्टा A ये कार्यफलन हेल्महोल्ट्ज़ वाले समीकरण में भी काम आता है ये। तो ऊष्मागतिकी द्वितीय नियम से क्या होता है? डेल्टा A = डेल्टा E - T del S। इसका मान रख के मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दिया, इसमें किसमें? समीकरण 3 में मान रख दिया। 4 से ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से 3 में मान रखा और ये मेरे पास आ गया, क्योंकि डेल्टा A = -W होता है। लास्ट में लाइन लिख दी है, स्थिर ताप व दाब पर मुक्त ऊर्जा में कमी। स्थिर ताप व दाब पर ये कंडीशन तो काफ़ी पहले से चलते आ रही है, परिभाषा में भी है ये कंडीशन और यहाँ पे भी हमने लिख दी, स्थिर ताप व दाब पर मुक्त ऊर्जा में कमी
मुक्त ऊर्जा में कमी कुल कार्य के बराबर। और अब यहाँ पे मुक्त ऊर्जा में कमी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। तो अगर स्थिर ताप व दाब है तो स्थिर अगर दाब है तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, और ये W माइनस में आ रहा है तो ये माइनस डेल्टा जी बराबर W भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुक्त ऊर्जा में कमी, क्योंकि डेल्टा जी क्या है, मुक्त ऊर्जा है, तो मुक्त ऊर्जा में कमी कुल कार्य के बराबर होगी। ये इतना आसान डेरिवेशन है, इतना आसान मुझे नहीं लगता कोई बताएगा यूट्यूब पे। और इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको केवल 2 की पॉइंट्स याद रखने। पहला तो ये, अगर आपको ये याद नहीं है तो G बराबर H माइनस टी एस है, ये प्रारंभिक अंतिम अवस्था, दोनों को घटा देना है। उसके बाद एक क्या याद रखना है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस पी डेल वी, और दूसरा याद रखना है डेल्टा G बराबर डेल्टा A प्लस पी डेल वी। ठीक है, तो वो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिस क्लेपेरॉन समीकरण लिखिए। अगर आपने अभी तक इस समीकरण को याद नहीं किया है तो आपको हो सकता है ये टफ लगे, लेकिन शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो इस क्वेश्चन को छोड़ के जाना चाहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है ना। तो देख लेते हैं क्या है ये एक उष्मागतिकी समीकरण है जिसका उपयोग भौतिक साम्यावस्था के अध्ययन में किया जाता है। इस समीकरण को गिब्स मुक्त ऊर्जा के सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है ना। पूरा का पूरा लिख रहा है, ऐसा आप अपनी कॉपी में छाप के आराम से लिखिएगा। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और इसको याद करके जरूर जाना। ठीक है, सबसे पहले मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को ताप व दाब के आधार पर निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने मैक्सवेल इक्वेशन होती है dG बराबर V dP माइनस एच डी टी लिख दी, उसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। माना 2 प्रावस्थाएं साम्य पर है, 2 प्रावस्थाएं साम्य पर है जिनके ताप T व दाब P है। प्रथम प्रावस्था में मुक्त ऊर्जा क्या है, G1 V1, द्वितीय प्रावस्था में मुक्त ऊर्जा क्या है, G2 V2 है, तथा एंट्रोपी क्या है, S1 और S2 है। तो ये हो गई प्रथम और द्वितीय, प्रथम और अंतिम प्रावस्थाएं ये हो गई dG1 बराबर V1 dP माइनस S1 dt और dG2 बराबर V2 dP माइनस S2 dt। 2 और 3 समीकरण हो गए। वापस वही करना है हमको। यदि प्रावस्था 2, यहाँ पे 2 और 3 साम्य पर है तो डेल्टा G बराबर 0 और U2 माइनस G1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। G2 प्लस DG2 माइनस G1 प्लस DG1 बराबर 0। यह आपको इसकी नीचे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में तो कॉपी को भरना है ना, यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं ये दिस इम्प्लाई का मतलब है कि ये स्टेप इसके आगे आएगी, है ना। तो ये DG2 बराबर DG1 हो गया, और इनके मान है हमारे पास। तो समीकरण 4 नाम दिया इसको, और 4 में 3 और 2 से मान उठाकर अगर हम रखेंगे तो ये V2 माइनस V1 DP S2 माइनस S1 DT हो जाएगा, और ये डेल्टा V DP और डेल्टा S DT। तो ये dP अपॉन dt का मान निकाल लेंगे हम, डेल्टा S अपॉन डेल्टा V यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये समीकरण आया है, ये इसमें हमने डेल्टा S का मान रखा, और ये समीकरण जो हमको प्राप्त हुआ है क्लेपेरॉन इक्वेशन है। ठीक है, और क्लेपेरॉन इक्वेशन में यहाँ पे V आया, हमको यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है, यदि वाष्प आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे तो PV बराबर RT होगा। V का मान ये होगा, V का मान उठा के हम यहाँ रख देंगे, और फिर उसके बाद PP वाले को एक तरफ कर लेंगे और TT वालों को एक तरफ करके उनका समाकलन कर देंगे, P1 से P2 तक, T1 से T2 तक। तो इनका समाकलन कुछ इस प्रकार आएगा, -1/T का वो 1/T² का समाकलन हो जाएगा -1/T। तो -1/T जब इसकी लिमिट लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, और ये क्या है, क्लासिस क्लेपेरॉन इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको कम समझ में आए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आप इसको आसानी से लिख के 2-3 बार लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एडिशनल क्वेश्चन है। इसमें मैंने 2 टॉपिक्स के बारे में बात की है, एक तो प्रावस्था संतुलन वक्र और एक त्रिक बिंदु, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आते हैं मैं बताऊं आपको। ये एक तो बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ वो आते हैं ना 4+2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन आपको प्लस वाले में एडिशन में दिखने को मिलेंगे, है ना। तो ठीक है, तो त्रिक बिंदु क्या होता है, त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर कोई भी पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में संतुलन में रह सकता है ना। त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर कोई पदार्थ अपनी तीनों अवस्थाओं में, जो ठोस द्रव गैस जो तीनों अवस्थाएं उनमें संतुलित अवस्था में रह सकता है। ये बिंदु प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या रहता है, नियत रहता है, और अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जल का त्रिक बिंदु होता है 273 केल्विन। ठीक है, आराम से लिख लेना आप इसको। और प्रावस्था संतुलन वक्र क्या होता है, यदि किसी पदार्थ के ताप T, ये ताप T और दाब P के मध्य, T और P के मध्य आलेख खींचा जाए, तब गिब्स फलन प्रति अणु समान रहे, G1 बराबर G2 रहे, तो ये आलेख क्या कहलाता है, प्रावस्था संतुलन वक्र कहलाता है। ठोस व द्रव के मध्य जो प्रावस्था संतुलन वक्र होता है वो क्या कहलाता है, वाष्पन वक्र। और ठोस व गैस के मध्य जो वक्र खींचा जाता है वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है। ठीक है, तो इनको भी लिख लेना है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं प्लस करके, है ना, छोटे छोटे नंबर्स में, है ना। तो प्रावस्था संतुलन वक्र और त्रिक बिंदु दोनों आपको समझ में आए होंगे, आराम से आप लिख सकते हैं इनको। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जूल थॉमसन प्रभाव को समझाइए। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, काफ़ी आसानी समझ में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, तो जूल थॉमसन प्रभाव में क्या रखना है, जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर
यानी उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र में रुद्धोष्म प्रसार होता है। जब किसी गैस का उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र में रुद्धोष्म प्रसार होता है तो गैस का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव बोलते हैं। जब किसी गैस का उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में रुद्धोष्म प्रसार कराया जाता है तो उसका ताप है वो गिर जाता है, यानी जो गैस है वो ठंडी हो जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन प्रभाव बोलते हैं। जो ताप में कमी होती है वो दोनों ओर के दाब में अंतर पर निर्भर करती है, यानी जितना दाब में अंतर होगा उतनी ताप में कमी होगी। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सभी गैसें इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम जब उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र में जाती है तो उनके ताप क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जूल थॉमसन प्रभाव का प्रयोग भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रयोग में केवल मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, आपको चित्र भी बनाना है और उसके साथ साथ कुछ हिंदी भी लिखनी है। हिंदी को क्या लिखनी है, जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, ठीक है। जूल थॉमसन प्रभाव को सिद्ध करने के लिए एक उष्मारोधी नलिका लेते हैं। तो ये उष्मारोधी नलिका है जिसके मध्य में संरंध्र डॉट सी लगा होता है। इसके एक और पिस्टन ए और दूसरी ओर पिस्टन बी लगा रहता है। पिस्टन ए पर सर्वप्रथम हम P1 दाब लगाते हैं तो पिस्टन बी भी P2 दाब महसूस करता है। पिस्टन ए और संरंध्र डॉट के मध्य वायु भरी हुई है जिसका आयतन V1 है, ठीक है। जितना लिख देंगे आप सफिशिएंट है इतना, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, पिस्टन ए की ओर किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, माइनस P1 V1, और पिस्टन बी की ओर किया गया कुल कार्य हो जाएगा P2 V2, और निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में तो घट जाएगा ऐसे। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल्टा U बराबर Q माइनस W। तो ये जो डेल्टा U है इसको हम U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, और Q यहाँ पे 0 हो जाएगा, और W का मान हम यहाँ से रख देंगे। तो W का मान यहाँ से रख दिया। Q यहाँ पे 0 क्यों है, Q यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि ये जो नलिका है वो क्या है, उष्मारोधी है। तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो U2 प्लस P2 V2 और बराबर U1 प्लस P1 V1 क्या होता है, ये H1 हो जाएगा। ये इधर वाला H2 हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। और इसको इधर लाएंगे तो H2 माइनस H1 हो जाएगा, और डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कुल जो निकाय है उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा। यानी आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जूल थॉमसन प्रभाव में निकाय में कुल एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, ये सिद्ध कीजिए या जूल थॉमसन प्रभाव को समझाइए। तो भी आपको यही करके आना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, जूल थॉमसन गुणांक को व्यक्त कीजिए। तो क्या है, जूल थॉमसन प्रयोग में वास्तविक गैस का रुद्धोष्म प्रसार स्थिर एंथैल्पी पर होता है। जूल थॉमसन जो प्रयोग होता है उसमें जो वास्तविक गैस होती है उसका रुद्धोष्म प्रसार वो स्थिर एंथैल्पी पर होता है। अतः DH एक पूर्ण अवकलन होगा। एंथैल्पी H, जो एंथैल्पी H है वो दाब P और ताप T का फलन है। तो H बराबर F यहाँ पे फंक्शन है P और T का, ठीक है। अब इसको अवकलनीय रूप में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, DH अपॉन DP और ये मल्टीप्लाई विद DP। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे DP से DP कट जाएगा तो DH ही बचेगा, और यहाँ से DT से DT कट जाएगा तो वही बचेगा DH ही, है ना। तो इसको अवकलनीय रूप में हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि CP बराबर होता है ये, क्योंकि यहाँ पे P कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं CP लिख सकता हूँ। तो DH बराबर में क्या हो जाएगा, ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या रख दिया, CP रख दिया। यहाँ पे DH बराबर 0 है क्योंकि एंथैल्पी क्या है, शून्य है, जिसका जिक्र हमने यहाँ पे भी क्या है कि रुद्धोष्म प्रसार स्थिर एंथैल्पी पर होता है। यानी DH एंथैल्पी अगर स्थिर है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके बराबर में 0 रख दिया। उसके बाद हमने इसको कुछ नहीं किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है, ये CP DT को इधर रखा और इसको उधर माइनस में भेज दिया। यहाँ से इस DP को बटे में लिया है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, DT को इधर रख लिया और CP का भाग दे दिया। अब ये DT अपॉन DP जो H, यहाँ पे H एंथैल्पी को बाहर रख रखा है, H कांस्टेंट है यानी H स्थिर है, जिसके हमने पहले भी बात की है, को ये जो है इसको जूल थॉमसन गुणांक कहते हैं, तथा इसे म्यू JT से व्यक्त किया जाता है। म्यू J यानी जूल और T यानी थॉमसन से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। जूल थॉमसन गुणांक की परिभाषा क्या है कि स्थिर एंथैल्पी पर गैस को संरंध्र डॉट से गुजारने पर दाब में एक वायुमंडल की कमी होने से ताप में जितना कमी होती है या ताप जितना गिरता है वो क्या होता है, जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है। क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं, स्थिर एंथैल्पी पर ये कंडीशंस हम बार बार इसमें जूल थॉमसन गुणांक में व्यक्त कर रहे हैं। तो स्थिर एंथैल्पी और स्थिर एंथैल्पी पर गैस को जब संरंध्र डॉट में से गुजारते हैं, जैसे मैंने अभी जूल थॉमसन के प्रयोग का डायग्राम समझाया तो उसमें वो संरंध्र डॉट था ना बीच में, तो संरंध्र डॉट में से गुजारने पर दाब में अगर एक वायुमंडल की कमी हो रही है
तो उस वायुमंडल की कमी के कारण ताप में जितनी कमी हो रही है, जितना डिग्री ताप गिर रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन गुणांक बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, पुनर्निवेशी शीतलन की विधि को समझाइए। अगर आपको पुनर्निवेशी शीतलन कहीं पे भी दिखे तो आपको बिल्कुल यही करके आना है, परिभाषा भी आए तो आपको ये करके आ सकते हैं आप। अब इस विधि को कैसे समझाना है मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया कि आपका आंसर कोई नहीं पढ़ने वाला, अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो आपका आंसर अपने आप ही सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम पे पूरा फोकस करना है। ये जो मैंने बनाया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको गूगल कर सकते हैं और इस डायग्राम को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको कि इसके ये बिल्कुल जूल थॉमसन का जो प्रभाव है उस पर आधारित है। जूल थॉमसन ने बताया था मैंने कि जब कोई गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में उसका रुद्धोष्म प्रसार कराया जाता है तो उसका ताप कम हो जाता है। तो गैस का जब कराया जाता है ये रुद्धोष्म प्रसार तो उसका ताप कम होता है, लेकिन उतना कम नहीं होता कि वो अपने गलनांक को प्राप्त करके द्रव में परिवर्तित हो जाए। तो उसको गलनांक में प्राप्त करा के द्रव में परिवर्तित कराने के लिए इस विधि को हम उपयोग में लेते हैं। इस विधि का उपयोग क्यों लेते हैं? गैस को द्रव में बदलने के लिए। अब गैस द्रव में कब बदलेगी? जब गैस को बिल्कुल ठंडा कर दिया जाएगा और वो द्रव में बदल जाएगी। तो गैस को ठंडा करने के लिए इस विधि को हम उपयोग में ले रहे हैं। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? बिल्कुल नॉर्मल भाषा में आप लिख सकते हैं कि गैस को संपीड़क द्वारा, गैस को पिस्टन द्वारा तंत्र में प्रवेश कराते हैं, फिर उसके बाद गैस शीतलन कक्ष में से गुजरती है जिससे गैस का तापमान काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, गैस ठंडी हो जाती है। फिर उसके बाद गैस विनिमयक में से गुजरती है और उसके बाद नोजल तक पहुंचती है। और यहाँ तक पहुंचने पर जो गैस अपने गलनांक को प्राप्त कर लेती है वो वाल्व के द्वारा किसमें, ड्यूअर फ्लास्क में पहुंच जाती है। और जो गैस गलनांक को प्राप्त नहीं कर पाती उसको वापस भेज दिया जाता है। और वो गैस जो प्रारंभिक मतलब निवेशी गैस के साथ मिलकर उसके प्रारंभिक ताप को कम कर देती है। और वही गैस उसका तापमान ठंडा होता है तो वो निवेशी गैसों के साथ, निवेशी कौन सी, जो यहाँ से निवेश कर रही है, उन निवेशी गैसों के साथ मिलकर उनका भी तापमान कम कर देती है। प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिससे संपूर्ण गैस अपने गलनांक में आकर किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, ठीक है। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।